नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है 20 वर्षों से जिस संदूक ने बेटी बहुओं को अपने आगे पीछे घुमाया। आज बूढ़ी माँ ने जब उसका राज खोला तो बेटों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा क्या था उस संदूक में जो बरसों से बंद था? विपुल, थोड़ा जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। फिर हम लोगों को माँ जी के पास भी जाना है, क्योंकि इस हफ्ते उनके पास रहने की जिम्मेदारी हमारी है। खैर, वैसे तो उनके पास कोई ना कोई होगा ही, लेकिन फिर भी आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। फिर हम लोग माँ जी के पास चले चलते हैं। रेखा ने कहा तो विपुल बोला, बस 5 मिनट, तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जल्दी तैयार होकर आइए, मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ। रेखा किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी और कुछ ही देर में विपुल भी तैयार होकर आ गया। उन दोनों ने नाश्ता किया और फिर अपने बेटे को विपुल ने स्कूल बस तक छोड़ दिया और दोनों अपनी माँ के घर के लिए निकल गए। उनकी माँ का घर बहुत दूर नहीं था। उनकी गली से पिछली गली में ही उनकी माँ रहती थी। दरअसल कुछ समय पहले तक तो पूरा परिवार इस घर में ही रहता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे अपनी अपनी नौकरी लगने के बाद सब अलग होते चले गए। शुरू शुरू में तो वह घर बिल्कुल हरा भरा रहता था। हर समय तीनों बेटे और उनकी पत्नियां, साथ में बुजुर्ग सास ससुर। जहां उस घर में पहले हर वक्त चहल पहल रहा करती थी, वहीं अब अक्सर उस घर में सन्नाटा पसरा रहता था। गनीमत यह थी कि वसुंधरा जी के 3 बेटों में से कोई एक तो उनके पास रहता ही था, और न सिर्फ बेटा बल्कि साथ में बहू भी, ताकि सासू माँ को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उनके लिए तुरंत उस चीज़ का इंतज़ाम कर सकें। इसीलिए तीनों भाइयों ने अपने अपने हफ्ते बांध लिए थे कि इस दिन माँ के पास हम रहेंगे, और उसके अगले हफ्ते कोई दूसरा बेटा, और उसके अगले हफ्ते कोई तीसरा बेटा माँ के पास रहेगा। लेकिन बीच बीच में जब जिसका मन करे वह अपनी माँ के पास आ सकता था। अब वसुंधरा जी यूँ तो बिल्कुल अकेली नहीं रहा करती थीं, और इसी कारण उनका मन भी लग जाता था, क्योंकि अगर अकेली होती तो यह घर उन्हें काटने को दौड़ता। लेकिन वहीं जब बेटे और बहू में से कोई एक उनके पास रहता तो उनके पोते पोती भी वहीं पर खेलते कूदते रहते थे, जिन्हें देख देख कर ही वसुंधरा जी खुश होती रहती थीं। और बेटे भी जिम्मेदारी से अपना समय होते ही अपनी माँ के पास दौड़े चले आते थे। अब क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं थे, इसीलिए आने जाने की भी कोई समस्या नहीं थी। बस हफ्ते इसीलिए बांटे गए कि पूरे हफ्ते कोई भी एक बेटा बहू अपनी माँ के पास सोएं और जिम्मेदारी से उनकी देखभाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने अच्छे बेटा और बहू हैं जो अपनी माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। वरना वृद्धावस्था में आज के समय तो औलाद बस अपने माँ बाप से पीछा छुड़ाने को तत्पर रहती है कि कब मौका मिले और कब अपने बुजुर्ग माँ बाप से पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन यह बेटे और बहू कितने अच्छे हैं, है ना? लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बेटे बहुओं के उस घर में मंडराने के पीछे एक राज है, और वह राज है उस बुजुर्ग माँ के पास रखा एक ऐसा खजाना जिसे पिछले 20 वर्षों से किसी ने नहीं खोला। हाँ, खजाना ही, क्योंकि तीनों बेटों और तीनों बहुओं का ऐसा ही मानना है कि उनकी माँ के पास बहुत बड़ा खजाना है, जिसकी एक तरीके से वह पिछले 20 साल से रक्षा कर रही हैं। दरअसल वसुंधरा जी के पति जब जीवित थे
और तब पूरा परिवार इसी घर में एक साथ रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे उनके तीनों बेटे बड़े हो गए और अब उन्होंने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी करवा दी। लेकिन उसके बाद तीनों ही बेटों को एक साथ अपने माँ बाप के पास रहना बहुत भारी लगने लगा था। बहुएं आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलह कलेश घर में करती ही रहती थीं और यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि हर घर में छोटी मोटी बात पर बहस या झगड़ा होता ही रहता है। ठीक वैसे ही जब वसुंधरा जी के बेटे और बहुएं किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा होता तो वे लोग उस बात को शांत कराने की कोशिश किया करते। वसुंधरा जी के पति देवपाल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, इसीलिए वे अक्सर ही बेटे और बहू के बीच चलने वाली बहस को शांत कर दिया करते थे और इसके कारण एक लंबे समय तक पूरा परिवार एक साथ रहा। अब तीनों बेटों के भी छोटे छोटे बच्चे थे और उनके कारण घर में हर समय चहल पहल मची ही रहती थी। वसुंधरा जी और देवपाल जी इस बात से बहुत खुश रहते थे कि अभी तक उनके तीनों बच्चे साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि आज ना तो आज के दिन उनके बच्चे अलग हो ही जाएंगे। लेकिन वह कोशिश कर रहे थे कि जब तक यह लोग एक साथ रह सकें तब तक इन्हें एक साथ ही रखा जाए। लेकिन जब उनके छोटे बेटे की नौकरी लगी तो वह अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाने के लिए कहने लगा। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर वह जब बाहर जाकर रहने लगा तो घर पर बचे दोनों बहुएं और बेटे इसी बात पर झगड़ते कि जब ज़मीन जायदाद के बंटवारे की बारी आएगी तो सबसे पहले वह आगे आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जब माँ बाप की सेवा की बारी है तो सबसे पीछे रह गया। खुद तो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया। अब इन दोनों की देखभाल बस हम ही करते रहेंगे क्या? जैसे तैसे गाड़ी चल ही रही थी कि थोड़े समय बाद मझले बेटे ने भी अपने लिए एक कंपनी में नौकरी ढूंढ ली और पत्नी को ले जाकर वहीं रहने लगा। अब यह सब देखकर मोहन और रजनी का भी दिमाग खराब हो गया और वे दोनों सोचने लगे कि आखिर हम ही क्यों पागल बने। हम दोनों यहाँ उनकी चाकरी करते फिरें और मज़े लेने के टाइम पर दोनों भाई और उनकी पत्नियाँ भी दौड़े चले आएंगे। अगर बंटवारे की बात आएगी तो कोई एक ढेला फालतू न लेने देगा। लेकिन देखो, माँ बाप की देखभाल करने को और उनकी चाकरी करने को तो मोहन है, लेकिन ज़मीन जायदाद और माँ बाप का जोड़ा रुपया पैसा और उनकी जमा पूंजी बांटने के लिए आकर सब खड़े हो जाएंगे कि हम भी तो उनकी औलाद हैं। लेकिन जब सेवा की बारी है तो आप आपको हाथ खड़े करते फिर रहे हैं। यहाँ रहते तो करना ही पड़ता। यह सब इसीलिए अपने आप को ज़्यादा दिमागदार समझ रहे हैं और अलग अलग जाकर रहने लगे। अरे, अगर ऐसा ही करना है तो क्या हम दोनों पति पत्नी जाकर बाहर नहीं रह सकते? लेकिन नहीं, हम अभी भी यहीं उनके पास रह रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। अब रजनी ने अपनी दोनों देवरानियों को कह दिया कि देखो, अगर हम उनकी देखभाल करेंगे भी तो फिर उनकी ज़मीन जायदाद पर भी सिर्फ हमारा ही अधिकार हुआ ना। अगर तुम दोनों अपने अपने पतियों के साथ बाहर रहकर सुख से अपनी ज़िंदगी बिताओगी तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी अपनी सास के गहने और बाकी सामान में हाथ न लगाने दूंगी। फिर उन सब पर भी मेरा ही अधिकार होगा और इस बात को हल्के में मत लेना। अगर यही सब चलता रहा तो 20 दिन में या फिर महीने भर में पंचायत बुलाकर सब काम अपने हक में करवा लूँगी मैं। इस बात के बारे में जब छोटे बेटे को पता चला तो उसने सिफारिश लगाकर अपने ही घर के आसपास अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और इधर मझला बेटा भी अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और खुद रोज़ाना अपनी कंपनी में अपने ही घर से अप डाउन करने लगा।
अब फिर से तीनों भाई एक साथ एक घर में रहने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते झगड़ों के चलते तीनों भाइयों में बराबर का बंटवारा कर दिया गया। जमीन जायदाद का बंटवारा होने के बाद छोटे बेटे ने दिमाग लगाया और घर के पास ही अपनी जमीन पर उसने घर बना लिया और इस घर में रहने लगा। अब बड़े बड़े दोनों बेटे घर में ही रह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उनकी ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो गया था, तो उन लोगों ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर या जैसे भी संभव हुआ अलग अलग अपने लिए 3 घर बनवा लिए और तीनों अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अपने अपने नए घरों में जाकर रहने लगे। और उस पुराने घर में बुजुर्ग माता पिता अकेले रह गए। अभी तक देवपाल जी और वसुंधरा जी दोनों की ही शारीरिक स्थिति पूरी तरह से ठीक थी, इसीलिए उन्हें भी इस बात से कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई। अब क्योंकि उनके बच्चों की खुशी इसी चीज़ में थी, इसीलिए उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को खुद से दूर जाने दिया। ऐसे ही समय बीतने लगा। इधर देवपाल जी और उनकी पत्नी वसुंधरा जी दोनों जैसे भी हो रहा था अपना गुजारा कर रहे थे, क्योंकि एक बार जो बेटे घर छोड़कर निकल गए तो वापस पलट कर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अपने अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद मिल चुकी थी। वह तो भला हो ईश्वर का कि देवपाल जी ने समय से सही फैसला लिया और उन्होंने अपना वह पुराना घर किसी भी एक बेटे के हिस्से में नहीं दिया। उन्होंने वह घर अपने लिए सुरक्षित रखा और अभी तक बेटों की नज़र भी उस घर पर नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी तो उनके माँ बाप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके माँ बाप का समय आएगा तब वह उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेंगे या उस घर को बेचकर पैसों को आपस में बांट लेंगे। बस यही सब सोचकर तीनों बेटे अपनी जिंदगी में खुश थे। और इधर देवपाल जी जैसे तैसे अपने गुजारे के लायक पैसे जुटा पाते थे। वसुंधरा जी भी जैसे तैसे कर ही रही थीं, लेकिन अब उन दोनों का ही शरीर जवाब देने लगा था, क्योंकि दोनों की उम्र भी अब इतनी कम नहीं रही थी। उनके पोते पोती भी पढ़ाई कर रहे थे और इसी के चलते उनके बेटों को बिल्कुल समय न था कि उनके माँ बाप को एक बार देख भी लें। बस वर्ष में एक आध बार होली दिवाली अपने माँ बाप के पास चले जाया करते, जबकि उनके घर ज़्यादा दूर नहीं थे। लगभग 1-2 गली छोड़कर ही तीनों बेटों का घर बना हुआ था और आसपास ही तीनों रहते थे। लेकिन मजाल है जो कोई माँ बाप की ओर पलट कर देख जाता। ऐसे ही समय बीतता रहा और आखिरकार देवपाल जी और वसुंधरा जी दोनों की तबीयत खराब सी रहने लगी। वसुंधरा जी तो फिर भी खुद को संभाल रही थीं, लेकिन देवपाल जी इस उम्र में भी लगातार काम करते रहने के कारण ज़्यादा बीमार रहने लगे और इसीलिए वे खाट से लग गए। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती रही। वसुंधरा जी ने कई बार अपने बेटों को फ़ोन करके इसकी जानकारी भी दी और उनसे कहा भी कि कैसे भी करके अपने पिता को दवा दिलवा दो, ढंग से उनका इलाज करवा दो। लेकिन तीनों में से कोई एक भी ठीक समय पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण उनकी बीमारी बढ़ती ही रही। कभी कभार समय मिल जाता तो दवाई दिलवा लाते, वरना तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही समय बीतता रहा और देवपाल जी ऐसे ही अपनी बीमारी से, अपने बुरे हालातों से जूझते हुए इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अपने पिता की मौत पर बेटे बहू सब अपने घर पहुँचे और अपने पिताजी का उन्होंने अंतिम क्रियाकर्म किया। वसुंधरा जी अब सबसे ज़्यादा अकेली हो गई थीं। उनके पास अब कोई नहीं बचा था, लेकिन वे औलाद जो अपने पिता को देखने तक के लिए तैयार नहीं थी, वह अचानक इतना कैसे बदल गई कि अपनी माँ के साथ हर समय कोई ना कोई बेटा
और बहू उनके पास आकर रहने लगे। इसका राज था वसुंधरा जी के कमरे में उनके पुराने सामान में मिला वह संदूक जिसे आज तक खोला नहीं गया था। और ऐसे ही देखते देखते 20 साल बीत गए और वसुंधरा जी अब उम्र के उस पड़ाव पर आ चुकी थीं जब इस बात का उन्हें कोई पता नहीं था कि कब उनका अंतिम समय आ जाए। लेकिन वे जीते जी अपनी दुर्गति नहीं होने देना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपने उस खजाने को अपने बेटे और बहू के हाथों में नहीं सौंपा और वे उस संदूक के पास ही रहतीं। उस संदूक की चाबी भी अपने सिर के नीचे तकिए के नीचे दबा कर सोती। बेटे और बहू अभी तक पिछले कुछ सालों से केवल इस संदूक के चक्कर में ही इस घर में मंडरा रहे थे। और जब से उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी तब से तो हर समय वे लोग बस संदूक की वजह से अपनी माँ को हथेलियों पर रखने लगे, बस यह सोचकर कि जो अपनी माँ की सबसे ज़्यादा सेवा करेगा उनकी माँ उसी के हाथों में शायद वह संदूक सौंपेंगी जिसमें न जाने कितने वर्षों का खजाना छिपा हुआ है। सब यह जानने को आतुर थे कि कब यह संदूक खुले और कब यह राज खुले कि आखिर इसमें क्या क्या है। बेटे और बहुओं ने बहुत कुछ सोच रखा था। उनकी सोच के अनुसार जो भी गहने जवाहरात या सोना उस संदूक से निकलने वाला था उसे उनकी माँ अपने हिसाब से बेटों में बांट कर जाती और जो ज़्यादा सेवा करता उसे ज़्यादा फल मिलेगा। बस यही सोचकर तीनों बेटे और बहुएं अपनी माँ की सेवा पानी में लगे हुए थे। पहले तो तीनों इस बात को लेकर झगड़ रहे थे कि माँ हमारे घर रहेंगी, माँ हमारे घर रहेंगी। लेकिन जब वसुंधरा जी ने यह देखा कि उनके बेटे उन्हें अपने पास रखने को इतने आतुर हो रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं तो वसुंधरा जी ने ही यह उपाय दिया कि मैं किसी के घर नहीं रहूंगी। अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए या मेरे आसपास रहना चाहते हो तो तुम्हें यहीं आकर मेरे घर पर मेरे पास रहना होगा। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए तुम सब एक समान हो। वसुंधरा जी का फैसला मानना इन सब की मजबूरी थी, इसीलिए सबने हामी भर दी और बस ऐसे ही सब आने लगे। पहले तो कोई भी बेटा और कोई भी बहू जब दिल करता तब आ जाया करते थे, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें रात में हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी तो बेटे और बहुओं ने समय बांध लिया ताकि सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना काम निपटा कर आ सकें। अब इसीलिए यह सब हो रहा था। आखिरकार आज विपुल और रेखा का समय था तो इसीलिए वे दोनों समय से अपनी माँ के पास पहुँच गए। विपुल सबसे छोटा बेटा था। जाकर देखा तो उसका बड़ा भाई राजेश अपनी माँ के पांव दबा रहा था। पास में खड़ी उसकी भाभी किरण अपनी सास की दवाइयाँ लिए हुए खड़ी थी और वहीं विपुल के भतीजे भतीजी भी घूम रहे थे। विपुल पहुंचा तो उसका बड़ा भाई एक तरफ हट गया। विपुल ने जाकर अपनी माँ के पांव छुए और प्रणाम किया। विपुल और उसकी पत्नी ने अपनी माँ वसुंधरा जी की सेवा पानी शुरू कर दी और मझले बेटे और बहू दोनों चले गए। रात होते होते सबसे बड़ा बेटा मोहन और बहू रजनी भी वहाँ आ गए। आकर वे अपनी माँ से मिले और फिर अपना अपना समय देखकर जिसका जैसे मौका लगा अपने घर चले गए और जिन्हें रुकना था वह रुक गए। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन जब बड़े बेटे और बहू की बारी थी, यानी मोहन और रजनी की बारी थी कि वह अपनी माँ की सेवा करें, तो उस हफ्ते रात को अचानक वसुंधरा जी की सांस उखड़ने लगी। उन्हें बहुत तेज खांसी उठने लगी। रजनी ने उठकर अपनी सास को पानी दिया और कमर सहलाने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ फ़ायदा ना लगा। थोड़ी देर को सब्र आता और फिर से ऐसे ही खांसने लग जाती और अब खांसी के साथ साथ उन्हें उल्टियाँ भी होने लगीं।
अपनी माँ की अचानक तबीयत खराब होता देख रजनी और मोहन दोनों घबरा गए और उन्होंने फटाफट डॉक्टर से भी पहले अपने दोनों तीनों भाइयों को फ़ोन किया और तुरंत घर पहुंचने को कहा। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ की तबीयत को देखते हुए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। लेकिन उस वक्त वसुंधरा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खांसती हुई वसुंधरा जी अस्पताल जाने को तैयार ही नहीं थीं। उन्होंने अपने बच्चों को कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर मत जाओ। अगर तुम लोग इलाज करवाना ही चाहते हो तो डॉक्टर को यहाँ बुला लो, क्योंकि मैं अपना यह संदूक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर नाराज़ होता हुआ मोहन बोला, अरे माँ, अब भी आपको इस संदूक की पड़ी है? आखिर ऐसा भी क्या खजाना छिपा है इसमें जो आप हमें ना तो इसकी चाबी देती हैं, ना ही इसे कभी खोल कर दिखाती हैं। और अब जब आपकी जान पर बनी है तब भी आप अस्पताल जाने से सिर्फ इसलिए मना कर रही हैं कि आपके पीछे से कहीं कोई इस संदूक को खोलकर ना देख ले। यह कैसी बचकानी हरकत है माँ? अब आप कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जिसे मैं समझाता रहूं। चलिए उठिए, आपको अस्पताल लेकर चलते हैं। इस पर वसुंधरा जी अपने बेटे और बहू से अनुरोध करने लगीं कि बेटा, मेरे लिए डॉक्टर को यहीं बुला दो। इस संदूक की सच्चाई मैं तुम्हें सही वक्त आने पर खुद बता दूंगी। अभी मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है शायद। इस वजह से मुझे उल्टियाँ होने लगी हैं। और बाकी खांसी का क्या है? बदलते मौसम में इस बुढ़ापे में खांसी जुकाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही साधारण सी बात है। तुम इसकी वजह से परेशान मत हो। तब मझला बेटा डॉक्टर के पास गया और फटाफट अपनी बाइक पर बिठाकर डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने वसुंधरा जी को दवाई दी और उनका इलाज करवाया। इस बार डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी और डॉक्टर चला गया। वसुंधरा जी को भी उन दवाइयों से फ़ायदा लग गया और फिर से ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी। एक दिन बड़ा बेटा और बड़ी बहू आपस में बातें कर रहे थे। बहू बेटे से कह रही थी, सुनो जी, अब तो हद हो गई। इतने साल हो गए उस संदूक के चक्कर में यहाँ घूमते घूमते, पर अब तक उस संदूक में रखी हुई चीज़ मिलना तो दूर की बात, अभी तक हमें यह तक नहीं पता चला कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो माँ जी उसकी चाबी को हमेशा खुद से चिपकाए घूमती हैं। तो बड़ा बेटा बोला, अरे देखकर भी क्या ही करना है, जिस दिन हाथ लगेगा ना उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसा है जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, माँ ने 20 सालों से उसकी ऐसी रखवाली की है जैसे कोई माँ अपने बच्चों की भी नहीं करती। तो सोचो कि उसमें जो रखा है वह कितना कीमती होगा। इसी बातचीत के दौरान उसके अन्य भाई और उनकी पत्नियां भी आ गईं और ऐसे ही सब आपस में बातें करने लगे। तो विपुल बोला, भैया, मुझे तो लगता है कि उसमें सचमुच बहुत बड़ा खजाना है। हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा। आप खुद ही सोचिए ना, माँ की कल कितनी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वह संदूक को छोड़ने को तैयार न हुई। उन्होंने तब भी यह कह दिया कि डॉक्टर को यहीं बुला दो, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? तब मोहन बोला कि हाँ, अजीब तो लगी थी, बल्कि मैंने तो माँ से कहा भी था कि बच्चों की तरह जिद छोड़ो और अस्पताल चली चलो, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। अब सब लोग आपस में उस संदूक की ही चर्चा कर रहे थे और बस इस आस में बैठे थे कि कब वह दिन आए जब यह संदूक खुले और इसमें रखा खजाना हम तीनों में बट जाए। सब अपना अपना काम निपटाते और जिसका जैसे समय लगता माँ के पास दौड़े चले आते। कुछ दिनों बाद, लगभग महीने भर बाद, ऐसे ही समय बीत गया। लेकिन एक महीने भर के बाद फिर से वसुंधरा जी की तबीयत खराब होने लगी। खांसते खांसते बहुत परेशान थीं।
बेटों ने अस्पताल ले जाने को कहा, पर फिर से उन्होंने मना कर दिया। तो बेटा जाकर बाइक पर बैठाकर फिर से डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने इस बार दवाई भी दी और बोतल भी चढ़ाई, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि अम्मा जी, अब की बार तो आपको अस्पताल जाना ही होगा। यहाँ घर पर आपका इलाज संभव नहीं है। अगर इसी जिद पर अड़ी रहीं तो आपकी जान पर बनाएगी, फिर आपको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब आप जिद छोड़िए और अस्पताल चलिए, वहाँ आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने वसुंधरा जी को समझाया, लेकिन वसुंधरा जी नहीं मानी और डॉक्टर को वापस भेज दिया। हालांकि बेटे भी जिद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। अगर उसके बाद भी तुम मुझे अस्पताल में भर्ती करवाना चाहो तो शौक से करवा देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ पता नहीं, जाने कब मेरा अंतिम समय आ जाए और मैं तुम लोगों को छोड़कर चल बसूं। लेकिन मैं अपने जीते जी तुम लोगों को कुछ सौंपना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। यह सब सुनकर तीनों बेटों के चेहरे पर संतुष्टि भरे भाव आ गए। कहीं न कहीं उन सबको अंदाज़ा था कि उनकी माँ उन्हें किस बारे में बताना चाहती हैं, वह उन्हें क्या देना चाहती हैं या क्या दिखाना चाहती हैं। फिर भी तीनों बेटे अपनी माँ के पास आए और बोले, आपकी जान से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? हम आपको बाद में अस्पताल ले चलेंगे। तब वसुंधरा जी ने अपने बेटों से उस संदूक को खींचकर लाने के लिए कहा। तीनों बेटे गए और उस संदूक को उठा लाए। अब वसुंधरा जी ने अपने बेटों और बहुओं को बताया कि बेटा, तुम इतने वर्षों से जिस चीज़ के कारण यहाँ चक्कर लगा रहे हो, अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। न जाने कितने वर्षों से तुम लोग बस यह देखना चाहते थे ना कि आखिर संदूक में क्या है। तो आओ, आज मैं तुम सबको 20 वर्षों पुराना यह राज खोलकर दिखा ही देती हूँ कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो मैं हमेशा इसे संभाल कर रखती हूँ। यह कहती हुई वसुंधरा जी ने संदूक की चाबी अपने बड़े बेटे के हाथों में सौंप दी और बोली कि ये लो चाबी और अपनी उत्सुकता को शांत कर लो। खोलो यह बक्सा और देख लो कि क्या है इसमें, जिसकी वजह से तुम इतने सालों से परेशान हो। लो, खोल कर देखो। वसुंधरा जी ने हाथ आगे बढ़ाया तो बेटे ने अपनी माँ के हाथ से चाबी उठा ली। तीनों बेटे और तीनों बहुओं की नज़रें अब उस संदूक पर गड़ी हुई थीं कि जाने अब उसमें ऐसा क्या निकलने वाला है। एकटक वह संदूक की ओर देखे जा रहे थे। बड़े बेटे ने चाबी उठाई और संदूक के पास पहुंचा। जैसे ही उसने संदूक खोला तो सभी बहुएं और सभी बेटे चौंक गए, क्योंकि उस संदूक के अंदर 3 अलग-अलग हिस्सों में कुछ लिपटा हुआ था। सफ़ेद रंग की 3 चादरों में कुछ सामान लिपटा हुआ रखा था। वसुंधरा जी ने अपनी बहुओं को कहा कि तुम तीनों आगे आकर इनमें से एक एक चादर को उठा लो। और ऐसा ही हुआ। तीनों बहुओं ने वह चादर उठा ली। अब वसुंधरा जी के कहने पर उन्होंने लिपटी हुई उन चादरों को खोलना शुरू किया। उत्सुकता के मारे वे लोग जल्दी जल्दी इन चादरों को खोलने लगीं। लेकिन यह क्या, जैसे ही उन्होंने चादर खोलकर देखा कि उसके अंदर क्या है, तो वह तीनों की तीनों भौचक्की रह गईं, मानो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। वास्तव में इस संदूक के अंदर कुछ ऐसा होगा, इसकी तो ना ही तो बेटों ने और ना ही बहुओं ने कभी कल्पना भी की थी। वह जो सोच बैठे थे, इस संदूक की वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत थी। दरअसल
उन 3 अलग-अलग चादरों में कुछ और नहीं बल्कि 3 पत्थर बंधे हुए थे, जिन्हें देखते ही सबकी उत्सुकता और सबका लोभ एक पल में ठंडा पड़ गया। और अब उत्सुकता की जगह आश्चर्य से वे सब अपनी माँ की ओर देखने लगे कि तभी बेटों ने अपनी माँ की ओर देखते हुए उनसे पूछा, माँ, यह सब क्या है? इस संदूक में यह पत्थर, संदूक में रखी हुई बाकी की चीजें कहाँ है माँ? आश्चर्य से उनके बेटों ने पूछा तो वसुंधरा जी ने कहा, बाकी कौन सी चीजें बेटा? इस संदूक में तो पिछले 20 वर्षों से केवल यही सामान रखा है जो अब इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। यह सुनते ही तीनों बेटे और बहुएं बौखला गए। साथ में बहुएं भी अपनी सास को घूरने लगीं। और वे लोग नाराज होते भी क्यों ना, आखिरकार पिछले 20 वर्षों से वे लोग इन पत्थरों के कारण इस घर में चक्कर लगा रहे थे। बक्सा उठाते तो देखते कि बहुत भारी है और खुश हो जाते कि हाँ, कुछ कीमती सामान रखा है। उन्हें तो अपने पिता द्वारा छोड़े गए उस संदूक में छिपे खजाने से उम्मीदें थीं, जिसके कारण वह यहाँ तक बार बार घूम रहे थे। यह सब सुनते ही बेटों ने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए दुनिया भर की बातें सुनाई। विपुल बोला, शर्म नहीं आती है माँ? इतनी ओछी हरकत की आपने। अरे, जब आपको पता था कि पिछले 20 सालों से हम इस संदूक के पीछे यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप हमें एक बार भी सच बताती? जब आपको पता था तो क्यों आपने हमारा पागल बनाया? इतनी ही देर में मोहन भी बोला, हाँ माँ, बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करते आपको शर्म नहीं आती? जहाँ दुनिया अपने बच्चों के भले के बारे में सोचती है, वहाँ हम अपने 50 काम छोड़कर भी इस घर में पड़े रहते थे, बस आपकी वजह से। लेकिन आपने हमारे बारे में इतना भी नहीं सोचा। अरे, कुछ नहीं तो यही सोच लेती कि अगर हमें जब इस सब के बारे में पता चलेगा तो हम पर क्या बीतेगी। इस पर मझला बेटा राजेश भी बोला, जब आपको पता था तो क्यों आपने हमारा इतना नुकसान करवाया? अगर हमें पहले ही यह सब बता देती तो हम क्यों आपके पीछे इतना समय बर्बाद करते अपना? तब से एक झूठी उम्मीद के पीछे हम लोग बस भागे जा रहे थे। 20 वर्षों से हम किसी परछाई के पीछे भाग रहे थे और अब जब सच्चाई की रोशनी पड़ी तो पता चला कि हम लोग सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे थे। वास्तविकता तो कुछ और ही थी। हमारे तो अपने माँ बाप ने ही हमें धोखा दिया, किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बहुएं भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। रजनी, रेखा और किरण बोलीं, हाँ माँ जी, शर्म करनी चाहिए आपको। अरे, अपने बेटों के साथ कोई इतना बड़ा धोखा करता है क्या? इस उम्र में आप ऐसा कुछ करेंगी, इसकी उम्मीद तो हमने आपसे नहीं की थी। बस अब बहुत हुआ, अब और पागल नहीं बनना। इतने सालों से पागलों की तरह इनके आगे पीछे चक्कर लगा लिए, बस उतना बहुत है। अब चलो सब अपने अपने काम संभालो। इस मिट्टी के ढेर के चक्कर में, इन पत्थरों के चक्कर में इतना समय बर्बाद किया। बेटे और बहुओं की बातें सुनकर वसुंधरा जी कुछ न बोलीं। उनकी आंखों की नमी सब कुछ बता रही थी। धीरे धीरे करके सारे बेटे और बहुएं उनके कमरे से बाहर निकलने लगे। यह सब देखते हुए वसुंधरा जी अपने बेटों को आवाज़ देकर बोलीं, बस पता चल गया तुम्हें कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी? तुम लोग अगर ऐसे ना होते तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ती। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बेटे रुक गए और फिर वसुंधरा जी ने अपने बेटों को सुनाना शुरू किया कि अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो मैं ऐसा करती ही नहीं। वह तो शुक्र है तुम्हारे पिताजी का, जिन्होंने अपनी मौत से पहले मेरे लिए यह बक्सा तैयार करवा दिया। और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं अपने अंत समय तक इस संदूक का राज तुम्हें ना बताऊं, क्योंकि शायद
वह तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह सब किया, यह रास्ता अपनाया, वरना शायद सचमुच तुम लोग तो मुझे मरती हुई को देखने भी ना आते। देखो कैसी लालची दुनिया है। मुझे फ़र्ज़ के बारे में मत बताओ। तुमने अपना कितना फ़र्ज़ निभाया। तुम्हारे पिता यूं ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तुम लोगों ने ढंग से कभी उनकी देखभाल ना की और इन पत्थरों के चक्कर में तुमने मेरी दिन रात सेवा की। अब जब तुम्हें यह पता चल गया कि संदूक में सिवाय पत्थरों के और कुछ नहीं है, तो तुम बिन मेरी हालत की परवाह किए मुझे छोड़कर जाने लगे। वहीं अभी 2 मिनट पहले तक तुम तीनों किसी भी हालत में मुझे ठीक करना चाहते थे, मुझे डॉक्टर के पास अस्पताल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अब तुम तीनों में से कोई एक भी मेरे बारे में नहीं सोचना चाहता, जिसका कारण यह है कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है ना? और इसीलिए अब तुम लोग अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगे। मेरा तो जीवन अब निकल गया, क्या पता कि कौन सा दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, लेकिन बेटा तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ कल को वही करेगी, क्योंकि जैसा वह देखेंगे वैसा ही तो सीखेंगे ना। लालच में इतने अंधे मत हो कि कल को अपने कर्मों का फल तुम भोग भी ना पाओ। जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ निकल जाओ। इतना कहकर वसुंधरा जी ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन अपनी माँ की बातें सुनकर बेटों को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी माँ की बात बिल्कुल सही थी। अभी 2 मिनट पहले तक वही बेटे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए मरे जा रहे थे, और अब जब पता चला कि वह संदूक खाली है, तो तीनों ही बेटे अपनी माँ को छोड़कर जाने लगे। और अब उन सब के बच्चे भी इतने छोटे नहीं रहे थे, और वह भी उनके आसपास ही थे, तो सच ही तो था। अगर वे अपने बच्चों के सामने अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, केवल पैसे ना मिलने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ जाएंगे, तो कल को उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही तो करेंगे। और तीनों बेटों को इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने वापस आकर अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचे और उनका इलाज करवाया। वसुंधरा जी के बेटे और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और वह समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपना बुढ़ापा संवारना है, तो उन्हें अपनी माँ की देखभाल करनी होगी। और इसीलिए वे अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे, बिना किसी लोभ और लालच के। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी तो दी गई मेल आईडी पर हमें लिख भेजें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।